नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं कि झारखंड के पहले चरण के चुनाव में आखिरकार क्या होने जा रहा है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले चरण के चुनाव में जहां 43 सीटों पर मतदान होना है, उसमें किसका पलड़ा है भारी। दरअसल आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यह कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेन करने जा रही है, बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में, मतलब 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसकी तुलना में अपना टैली बेहतर करने जा रही है। मतलब जो हेमंत सोरेन के खिलाफ नाराजगी है थोड़ी बहुत, उसको कैपिटलाइज बीजेपी बहुत ढंग से करने जा रही है। लेकिन आप लोगों से बात करें तो कहा यह जा रहा है कि क्या कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित होगी। मतलब एनडीए और इंडिया में जो लड़ाई होगी उसमें जेएमएम ज्यादा कमजोर नहीं होगी, बीजेपी पहले से मजबूत होगी, लेकिन कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। क्योंकि कहा यह जा रहा है जेएमएम के पास अपने मुद्दे हैं, बीजेपी के पास अपने मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस अपना मुद्दा गढ़ नहीं पाई है। कांग्रेस जेएमएम के सहारे ही चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस जेएमएम के बैसाखी पर ही चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में गंभीर सवाल यह उठता है कि 28 अनुसूचित जनजातियों वाली सीट में से 20 अनुसूचित जनजातियों वाली सीट, मतलब जो एसटी शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उन पे चुनाव पहले ही चरण में होने जा रहा है। क्या बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बेहतर करने जा रही है? क्योंकि इस चुनाव में चंपई सोरेन मैदान में है, आपको ये बता दें। और चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर कहा जाता है। कोल्हान में 14 सीटों पर चुनाव हुआ था, एक भी बीजेपी जीत नहीं पाई थी। तो इस बार बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि चंपई सोरेन भी साथ आ गए हैं। कई दिग्गज शेड्यूल ट्राइब्स नेता के परिवार के लोग मैदान में हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी और जनजातियों में जबरदस्त सेंधमारी करेगी। आखिरकार क्या होने जा रहा है हम आपको बताएंगे, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी वो पहले चरण के चुनाव में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। तो क्या है अंदर की स्थिति, क्या है जमीनी स्थिति, कौन दिखाई पड़ रहा है आगे, ये सब बात हम आपको बताएंगे। तो पहले आइए सुनते हैं कि वहां के कैंपेन में खास तौर पर क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि आज जो कैंपेन है वो खत्म हो चुका है। तो इस दरमियान दिग्गज नेताओं ने क्या कहा है, फिर शुरू करेंगे चर्चा। हमें ये सुनाओ, झारखंड को बसाने के लिए लड़ना है, हमारे रोटी बेटी माटी के लिए लड़ना है। भाइयों और बहनों, आज घुसपैठिया आते हैं, हमारा बेटियों को शादी करते हैं, हमारा जमीन को कब्जा करते हैं और हमारा देश में हमको ही रामनवमी का प्रोसेशन निकालने के लिए यही लोग से हमें परमिशन लेना पड़ता है। क्या ऐसे देश चल सकता है? हम तो देखो, हर पार्टी, हर नेता अपने कार्यकर्ताओं के भरोसा रखता है और वो जीतना की उम्मीद रखता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं भी 4 मीटिंग यहाँ अटेंड किया, प्रेस भी किया, लास्ट 2 किया, ये एक किया, तो मुझे लग रहा है कि 100% गठबंधन की सरकार आएगी, हम जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, कल आपने मैनिफेस्टो भी जारी किया महाराष्ट्र में और वहाँ भी कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ के क्या हालात है? महाराष्ट्र में भी अच्छी हालत है, सब मिल के काम कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ भी हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको पूरी उम्मीद है गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और जहां तक सवाल है झारखंड के सह प्रभारी, जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, वो फिर से वही मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या कोई देश, कोई राज्य बाहरी लोगों के
आने की वजह से, उनके प्रभुत्व की वजह से क्या चल सकता है, और अगर ऐसा चला तो कैसे देश चलेगा। हम आपको बता दें कि जिन सीटों के कारण सत्ता गई थी बीजेपी की पिछले चुनाव में, बीजेपी वहीं झोंक रही है ताकत। दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, इनमें कोल्हान की 9 और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की 11 सीटें हैं। तो आपको बता दें कि पहले फेज में 43 सीटों पर चुनाव होना है और 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। तो 43 में से 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है और कोल्हान और दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल की 9 और 11 सीटें हैं। मतलब जनजाति की रिजर्व 20 सीटों पर चुनाव होना है और कुल कितने जनजाति के लिए रिजर्व सीट हैं? 28। तो बीजेपी ने इन सीटों पर अपने दिग्गज प्रत्याशी उतार दिए। ये हम आपको बता दें, चंपई सोरेन, गीता कोड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद समीर उरांव, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण उरांव इन्हीं सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो समझ लीजिए हर सीट पर कैसे चुनाव जीतना है, इसकी जोरदार तैयारी बीजेपी ने की है। लेकिन कहा जा रहा है कि जेएमएम के प्रचार को भी हेमंत सोरेन ने जबरदस्त बनाया है और इसमें बड़ी भूमिका उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की भी। ऐसे में गंभीर सवाल यह उठ रहा है कि क्या जेएमएम अपने पिछले टैली को बरकरार रख पाएगी, पिछले चुनाव की टैली को, और ऐसा रख पाने में क्या कल्पना सोरेन की बड़ी भूमिका होगी? क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो कल्पना बाहर निकली और जिस तरीके से वो जनता से इंटरैक्ट कर रही थी, ये साफ दिखा रहा था कि कल्पना सोरेन आने वाले समय की नेता है। और कल्पना सोरेन ने इसको करके भी दिखाया। कल्पना का जादू दिखाई पड़ रहा है। पर गंभीर सवाल यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन जीत रहा है इस चुनाव में, कौन कमजोर कड़ी साबित हो रहा है, क्यों कमजोर कड़ी साबित हो रहा है, किसकी सरकार बन रही है, मुद्दे क्या हैं, ये सारी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय कुमार। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स, आपका भी बहुत स्वागत है आलोक जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो वहाँ की राजनीतिक नब्ज को बहुत बेहतर टटोलते हैं, परखते हैं और समझते भी हैं, श्याम कुमार चौबे जी, आपका बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ आशुतोष कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो वहाँ की खबरों से पल पल अपडेटेड रहते हैं। तो ये चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम कुमार चौबे जी, कुल 81 सीट और पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव होना है। अगर सीधे शब्दों में आपसे पूछें तो किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? पलड़ा भारी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाजपा थोड़ा कुछ सीटें बढ़ा सकती है, इसलिए कि इन 43 सीटों में भाजपा के पास पिछले चुनाव में 13 सीटें आई थी, टोटल 13। तो पाने के लिए उसके पास, अगर हम पिछले इक्वेशन पर ही ध्यान दें तो पाने के लिए उसके पास 30 सीटें हैं, खोने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। तो और इसके बाद जैसा कि आपने बताया कि इसने जो सेंधमारियां की है, जैसे चंपई सोरेन को अपने पास ले गई है। दूसरी बात की, पिछली बार जैसे हुसैनाबाद, पलामू प्रमंडल की हुसैनाबाद सीट पर एनसीपी से जीते थे कमलेश सिंह, उनको अपने पाले में ले आई है। उसके बाद जो भाजपा के कट्टर विरोधी थे पिछले चुनाव में, सरयू राय, उनको जेडीयू से टिकट दे दिया गया है सीट बदल के। चौथे सज्जन है अमित कुमार यादव, जो बरकट्ठा से लड़ते हैं और पिछली बार निर्दलीय जीते थे, इस बार इनके पाले में आए हैं। तो इस स्थिति में अच्छा, और पिछली बार के चुनाव में गीता कोड़ा और मधु कोड़ा, ये दोनों जो वाइफ हस्बैंड है, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा तो सांसद थी और मधु कोड़ा तो सब कोई जानता है कि कई मामलों के आरोपी हैं, आर्थिक अपराध के आरोपी हैं, उनको एक सजा भी हो चुकी है। तो इन लोगों का सहयोग था, तो उसमें कांग्रेस वहां से जीती थी जहां से मधु कोड़ा जीतते रहे थे, या गीता कोड़ा भी जीती थी जगन्नाथपुर सीट कोल्हान की। तो कुछ लोग इनके पाले में आ गए हैं ऐसे,
तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो अगर इनमें से सभी जीत जाते हैं या कुछ जीत जाते हैं तो भाजपा के लिए उतना प्लस होगा। तीसरी बात कि जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वास्तव में कमजोर कड़ी है, इसलिए कि कांग्रेस पिछली बार 16 सीटें लाई थी, झारखंड बनने के बाद मैक्सिमम 16 सीटों पे वो जीती थी और उसमें उसके 4 मंत्री रहे। तो और चीजों को छोड़ भी दीजिए तो मंत्रियों विधायकों में टन फीस हमेशा लगी रही। विधायक बोलते थे कि मंत्री हमारी सुनते नहीं है और इस पर कई बार पंचायत भी हुई आपसी, और कार्यकर्ता भी बोलते थे कि मंत्री नहीं सुनते हैं। ऐसे भी वेल नोन फैक्ट है कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी बन गई है, उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। इस स्थिति में कमजोर कड़ी तो वास्तव में कांग्रेस ही है। मेरी समझ से झामुमो कमजोर कड़ी नहीं है और पाना तो भाजपा को ही है ना। 43 में से उसके पास 13 सीटें थी तो पाना तो उसको है। और नहीं, पर आपने एक बड़ी बात कह दी और मैं चाहता हूं कि मेरे और पैनलिस्ट इसको एक्सप्लेन करें ढंग से। झामुमो कमजोर कड़ी नहीं, झामुमो के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, लेकिन जो दूसरे नंबर की पार्टी है जो तकरीबन 30 सीटों पर लड़ रही है, अगर आंकड़ा मैं सही बता रहा हूं तो वो है कांग्रेस। अगर कांग्रेस कमजोर कड़ी है डॉक्टर संजय, तो बेड़ा गर्क होना तय है। इस बात से कौन इनकार कर सकता? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आलमगीर आलम जेल में, उनके घर से कई करोड़ रुपए बरामद हुए। धीरज साहू, आपको याद होगा, 350 करोड़ का विजुअल हम लोग टीवी पे देखते थे और कहते थे इतना पैसा एक बार, चलिए देश के कई लोगों ने देख लिया, इतना पैसा भी एक साथ होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का भी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा। आपस में लड़ाई करना, सत्ता मिली तो उसको ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं करना, उनके नेताओं के घर से पैसों का बंडल निकलना और साथ ही साथ मुद्दों का अभाव होना। आप सोचिए कि इतने दिन से वहां कैंपेन चल रहा है, 2 दिन के लिए राहुल गांधी आए, 2 दिन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए, कोई और बड़े नेता वहां डेरा डाल के चुनाव कैंपेन कर रहे हो ऐसा तो देखा नहीं गया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस अगर झारखंड के चुनाव को कैजुअली ले रही है तो क्या कांग्रेस चुनाव में उतरने से पहले ही हार गई है क्या? या कांग्रेस मान रही है कि ज्यादा हमारे नेता कैंपेन नहीं करें, हम हेमंत सोरेन के भरोसे ही चुनाव जीतना होगा तो जीत लेंगे और नहीं तो हम हारे हुए हैं, हम मान लेते हैं पहले ही। क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेएमएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, नाराजगी नहीं है। जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी कल्पना सोरेन के मैदान में उतरने के बाद बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक का कोई सबसे कमजोर कड़ी है तो वो है कांग्रेस। क्या कहते हैं आप? नहीं, दूसरी बात जो आपने कही कि क्या कांग्रेस हेमंत सोरेन के भरोसे है, अब बिल्कुल लग तो रहा है कि हेमंत सोरेन के भरोसे ही कांग्रेस है। और तब तो बहुत बाद में राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे आए और उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लगा कि नहीं कोई धारदार तरीके से अपने प्रतिद्वंदी पर वो आरोप लगा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन झारखंड के चुनाव को लीड कर रहे हैं, अलायंस में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस कमजोर कड़ी है, इस सच को मानना होगा, स्वीकार करना होगा। जो दूसरी बात है, इसी आलमगीर को भी आए थे और आलमगीर की तुलना औरंगजेब से कर करके गए थे कि भाई इस देश ने औरंगजेब से भी निपटा है और झारखंड में आलमगीर से भी निपटना है। तो भाजपा जिस तल्ख तेवर में टारगेटेड तरीके से आक्रमण कर रही है, वैसा आक्रमण कांग्रेस की तरफ से नहीं दिख रहा है। हाँ, हेमंत सोरेन उस तरह के चीजों को लेकर के आ रहे हैं, वो जरूर बोल रहे हैं इन गिद्धों को तीर धनुष उठा के खत्म कर देनी है, इन पॉकेट मारों से बचनी है। हेमंत सोरेन की थोड़ी भाषा है, जो जिस भाषा में भाजपा बोल रही है उसी भाषा में वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के तरफ से कुछ वैसा नहीं लग रहा है। और ठीक बात है कि इस सच्चाई को मानना होगा कि वहां आपसी प्रतिद्वंदिता और आपसी खींचतान बहुत अधिक है। जिनको टिकट मिल गया
और जिनको टिकट से वंचित हो गए। तो ये दोनों के बीच में बहुत सामंजस्य नहीं, और हो सकता है कि इसका घाटा इनको उठाना पड़े और इसका फायदा विपक्षी पार्टी को उठा लेना पड़े। तो कमजोर कड़ी तो है। और चूंकि शिबू सोरेन के बारे में मैंने शुरू में कहा था कि शिबू सोरेन की स्वीकारिता है, शिबू सोरेन आज भी आदिवासियों के बीच में एक्सेप्टेड लीडर है, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हेमंत सोरेन उनके बेटे हैं, और आपने देखा होगा कि किस तरह से हेमंत सोरेन ने भी अपने पिता के स्वरूप में एक अक्स दिखाने की कोशिश जनता के बीच में की, जनता को बताने की कोशिश की है कि भाई हमारा भी वही परिवेश है, उसी परिवार से आते हैं और आपके हक और हकूक की लड़ाई हम ही लड़ेंगे। भाजपा चाहे जितनी बात कर ले कि फ्री रेबड़ी हम इतना बांट देंगे। कल गए थे प्रधानमंत्री रांची ना, और जितनी घोषणाएं उन्होंने कर दी, भाई 500 में गैस सिलेंडर देंगे तो कहा जा रहा है कि 450 में देंगे। तो ऐसा नहीं है कि काउंटर नैरेटिव में हेमंत सोरेन कहीं से पीछे हो रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस को लेकर के जो आपके सवाल हैं, कांग्रेस की चुप्पी, कांग्रेस की आपसी खींचतान, और जिनको टिकट भी मिला है उनके लिए कांग्रेस के नेता बहुत गंभीर नहीं दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब युद्ध होता है और चुनाव होता है, अगर आप गंभीर नहीं है तो फिर केवल आप हेमंत सोरेन के भरोसे कि उन्हीं के भरोसे मेरी नैया भी पार लग जाएगी, ऐसा होता नहीं है। जो ट्राइबल सीटें हैं वहां तो ठीक है, वहां आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन सारी सीटें तो ट्राइबल नहीं है। वहां 28 ही सीटें ट्राइबल है, बाकी 9 शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं, बाकी सीटें जो हैं वो जनरल हैं जिसमें अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन है। कल ही तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि ये ओबीसी को शेड्यूल ट्राइब से लड़ाना चाहते हैं, इनको उनसे लड़ाना चाहते हैं, ये तो बांटने की ही राजनीति करते हैं, और अपने एजेंडे को जिस तरह से बीजेपी पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो हेमंत सोरेन जो शेड्यूल ट्राइब्स की सीटें हैं उनको तो बचा ले जाएंगे, लेकिन जो कांग्रेस की सीटें हैं उनको कितना ये डिफेंड कर पाएंगे, कितना उनके लिए समय दे पाएंगे। चलिए, एक स्ट्रेटजी के तहत मैं एक लाइन में अपनी बात को समाप्त कर देता हूं कि 43 सीटों में 13 सीटें ही पिछली बार जीत पाई थी ये गठबंधन। तो आप देखे होंगे कि पहले जो 13 का जो चुनाव है, पहले उन्हीं सीटों पर जहां कड़ा मुकाबला और जहां इनको हार का सामना करना पड़ा है, तो पहले फेज में वहीं ये चुनाव में गए हैं। बाद में जो सीटें हैं वो बीजेपी के कंफर्टेबल सीटें हैं। देखना होगा कांग्रेस कितना ताकत लगा पाती है। चलिए, कांग्रेस कितना ताकत लगा पाती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है जो कि मैं एक बार फिर पूछना चाहूँगा आलोक वत्स जी से कि क्या आलोक जी, आलमगीर आलम का भ्रष्टाचार, कांग्रेस के कोटे से पार्टी के विधायक दल के नेता और कद्दावर मंत्री आलमगीर आलम जेल में हैं और उनके घर से कई करोड़ रुपए बरामद हुए। उसके बाद आपको धीरज साहू का याद होगा, धीरज साहू के घर से भी 300-350 करोड़ रुपए पकड़े गए। क्या कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर के चारों तरफ से घिर रही है और इस वजह से कांग्रेस के बड़े नेता झारखंड में कूद भी नहीं रहे हैं? और आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि जीत का नैरेटिव सेट करने के मामले में हेमंत सोरेन बढ़त बनाते दिख रहे हैं, लेकिन जहां तक सवाल है कांग्रेस का, तो जमीन पर कांग्रेस की कोई खास तैयारी नजर नहीं आ रही। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन, जैसे आपको याद होगा तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे, वजह क्या थी? ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे दिए थे और 12,000 वोट से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई थी बिहार में, और बड़ी तेज आवाज उठी थी कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं देते तो तेजस्वी मुख्यमंत्री रहते। आपको क्या लग रहा है? हेमंत सोरेन अपनी स्थिति मजबूत रखे हुए हैं, लेकिन जो उनका सहयोगी दल है, घटक दल है कांग्रेस, वो मजबूत छोड़िए, अपनी स्थिति जस की तस भी नहीं रखी हुई है, बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही है। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए पंकज जी, पश्चिमी भूमि लातेहार, लोहरदगा और गुमला और गढ़वा में जो ये चुनाव हो रहा है, यहाँ पर डेफिनेटली जेएमएम और हेमंत सोरेन ने पकड़ बनाई हुई है। और मुझे इस इलाके में 13 सीट बीजेपी को मिली थी,
झारखंड में इस बार बीजेपी ने फिर बहुत नेताओं को इंपोर्ट कर लिया है। अभी कुछ देर पहले चौबे जी बता रहे थे, वो सब इंपोर्टेड नेता ही हैं, लेकिन मजबूत नेता हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अपने अपने इलाके में वो लोग किस तरीके से अपना चुनाव को मैनेज करते हैं, उनमें से कितने लोग जीतते हैं, ये भी एक बड़ा प्रभावी फैक्टर होगा। और कांग्रेस को जो 16 सीटें आई थी, अगर वो जो अभी की स्थिति नजर आ रही है, उसमें मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वहां चुनाव लड़ ही नहीं रही। अगर लड़ रही होती तो पप्पू यादव के नेतृत्व में वहां पर कैंपेनिंग का स्टार्ट नहीं करवाती। ये टोटली हेमंत सोरेन के भरोसे हैं। जेएमएम की स्वीकारता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत लो है अगेंस्ट हेमंत सोरेन। और झारखंड में कांग्रेस यही चाह रही है कि हम इन्हीं के भरोसे अपनी जो भी बेतरनी पार कर जाएं। हाँ, आपने जो बातें कही, जो साहू जी के यहाँ से नोट निकला था, इतना नोट हम इकट्ठे कभी जिंदगी में देखे ही नहीं थे, फोटोए में देखे, और आलमगीर के यहाँ भी निकला। तो किसी भी सूरत में कांग्रेस तुच्छता की बात तो नहीं कर सकती है झारखंड में, कोई मानेगा ही नहीं। इसलिए कांग्रेस बैक सीट है और छिपी हुई है पीछे से कि हाँ मुझे कुछ मिल जाए हेमंत सोरेन के भरोसे तो ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि 16 सीटें मायने रखती हैं 81 सीटों में सरकार बनाने में। अगर ये वहां पर अपना जो अभी का स्थिति है विकेट लूज किए तो बीजेपी की सत्ता में वहां वापसी हो सकती है, क्योंकि जिन 38 सीटों पर चुनाव होना है वहां पर बीजेपी कड़ी फाइट देगी। और अगर उसने इन दिग्गज नेताओं को उतार कर ये 13 सीटों का 28 सीटों में जो चुनाव हो रहा है उसमें अगर ये 13 से 20 चली गई तो कांग्रेस जिस तरीके से मरासन है तो हो सकता है बीजेपी की थिनर एज मार्जिन से वापसी हो जाए। चलिए, लेकिन बीजेपी में बीजेपी की वापसी हो सकती है, ये सारी बात सही है। लेकिन आप आशुतोष जी हमें ये बताइए, अगर हम कहें पहले फेज में पलामू में 9 सीटें हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 सीटें हैं, कोल्हान में 14 सीटें हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर में 13 सीटें, मतलब कुल 43 सीटें। और कुल 43 सीटों में दक्षिणी छोटा नागपुर में 13 सीट, पलामू में मैंने आपको बताया 9 सीट, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 सीट और कोल्हान में 14 सीट। इसमें मतलब कुल मिलाकर के 43 सीटें जो है वो दिखाई पड़ रही है जिस पे चुनाव होना है। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया है कि मुसलमान आदिवासी की संख्या को घटा रहे हैं और अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। जंगल, जमीन, बेटी, रोटी, मिट्टी, ये तमाम नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ये क्या जमीन पर कारगर है क्या? मैं ये सवाल चौबे जी से भी पूछूंगा। अगर ये कारगर है तब तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। अगर ये कारगर नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ भी काउंटर नैरेटिव तैयार किया गया है, वो ये तैयार किया गया है कि बाहर से नेता आए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा आए हैं, शिवराज सिंह चौहान आए हैं, वो आपको बहला रहे हैं, भरमा रहे हैं, फुसला रहे हैं। आपको बहलना नहीं है, आपको फुसलाना नहीं है, आपको बहकना नहीं है। अगर काउंटर नैरेटिव कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने गांव-गांव के लेवल पे बड़ी मजबूत काउंटर नैरेटिव तैयार की, अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो निश्चित तौर पर चुनाव तो बहुत जबरदस्त होगी। स्थिति क्या है वहां पर, जरा आप ये बताएं। जी, मेरे को ही बताना है ना? नहीं, मैं आशुतोष जी से पूछ रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, जो भाजपा का अपना चुनाव लड़ने का एक अंदाज होता है, वो उसी अंदाज में पूरी तरीके से उतर चुकी है और बहुत ही आक्रामक होकर वो चुनाव में कूदी है। और अगर हम हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो हेमंत बिस्वा शर्मा पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की जो पॉलिटिक्स की जो मुख्य धारा रही है उसको लेकर वो काफी आक्रामक थे। फिलहाल अगर हम झारखंड की स्थिति की बात करें तो झारखंड में सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए जो अभी डिबेट में हमारे कई वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ
जो थे वो बता रहे थे कि कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों पर एनडीए बनाम इंडिया के बीच में कांटे की टक्कर दिख रही है निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था पिछली दफा। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ एनडीए के सभी फॉर्मूले जो है ध्वस्त हो गए थे और कोल्हान में इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर सत्ता हासिल की थी। इस बार इंडिया गठबंधन के लिए किला बचाने की चुनौती है। तो वही अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए यहां पर बढ़त बना सकती है। 4 पूर्व जो मुख्यमंत्रियों की भी साख यहां पर दांव पर लगी है। पूर्व सीएम जो चंपई सोरेन हैं, जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, उनकी अपने बेटे के साथ साथ पूरे एनडीए की नैया को पार लगाने की चुनौती यहां पर उनके कंधे पर दे दी गई है। चुनाव परिणाम पर ही उनका भी राजनीतिक भविष्य उस दल में तय हो सकता है। सरायकला से वे खुद भाजपा के प्रत्याशी हैं और घाटशिला से उनके बेटे बाबूलाल भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में हैं। अब देखिए, उनके साथ साथ हम लोग सीएम पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी भी मीरा मुंडा लड़ रही हैं, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और पूर्व सीएम रघुवर दास की जो बहू है पूर्णिमा साहू, उनकी भी चर्चाएं बहुत जोरों पर चल रही है। ये सभी इस चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हम इंडिया मोर्चे की भी बात करें तो उनके भी 3 मंत्री मैदान में हैं। बन्ना गुप्ता है और रामदास सोरेन है, दीपक जी हैं। तो कोल्हान की सभी सीटों पर जो मुकाबला है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में बहुत ही रोचक हो गया है। 14 में से अगर 10 सीट पर भाजपा बढ़त बना लेती है तो मतलब 8 से 10 सीट पर, तो बहुत ही ये टर्निंग पॉइंट होगा। और इन 14 सीटों में 10 सीटों पर भाजपा के खुद प्रत्याशी मैदान में हैं, आजसू के भी प्रत्याशी हैं और जदयू के प्रत्याशी भी हैं। इसी तरह से इंडिया गठबंधन जो है, जिस तरीके से हम लोग अभी डिबेट में चर्चा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है उनके खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी कम है, लेकिन एंटी इनकन्वेंसी उनके खिलाफ कम है ये हम कैसे मान सकते हैं। हम लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि टीवी पर हम लोगों ने इतना धन देखा था, उनके सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, खुद उन पर आरोप लगा। आपका पॉइंट टेकन। सवाल ये उठता है चौबे जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 8 से 10 सीट कोल्हान में बीजेपी बढ़त कैसे ले लेगी? आशुतोष कुमार बोल रहे हैं, क्या चंपई सोरेन के आने की वजह से ले लेगी? नहीं, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। क्या चंपई सोरेन के आने की वजह से ले लेगी? दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जमीन पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए का नैरेटिव बीजेपी जोरदार तरीके से गढ़ रही है वो किस हद तक कारगर दिख रही है या नहीं दिख रही है? हेमंत सोरेन ने काउंटर नैरेटिव तैयार करके टाइफिस कर दिया। और तीसरा सवाल आपसे, ये तीनों सवाल करूंगा। तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या वाकई हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? जो एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है, वो उनके घटक दल कांग्रेस के खिलाफ है, इसलिए इंडिया ब्लॉक सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने से चूक जाएगी। मैं बताता हूं। पहली बात यह है कि 8 से 10 सीटें 14 में एनडीए जीत जाएगा, मेरे को कहीं से नहीं लगता है। और चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर भले कहा जाता है, लेकिन वो खुद अपनी सीट बड़ी मुश्किल से जीतते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत हेवी मार्जिन से जीतते रहे हैं। दूसरी बात, जैसा कि आशुतोष जी ने बताया, उनकी बात का एक दूसरा मतलब जा रहा है, जिस पर कि भाजपा पहले बहुत परिवारवाद चिल्लाती थी और कोल्हान में ही परिवारवाद उसका दिख गया। जैसा कि इन्होंने बताया कि 4 मुख्यमंत्री हैं और खुद तो बाप बेटा भी हैं, चंपई सोरेन, और बेटा उनका मधु कोड़ा की पत्नी है, अर्जुन मुंडा की पत्नी है, रघुवर दास की बहू है। तो परिवारवाद पर इस बार भाजपा चुप है। दूसरी बात, मैं बांग्लादेश वाले पे बाद में आऊंगा, भ्रष्टाचार पे आता हूं। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है पूरे देश में। अब अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो भाजपा, मधु कोड़ा, कमलेश सिंह, भानु प्रताप शाही, ये वो टीम है जो 2006, 7, 8 के बीच में उसके बाद पकड़ी गई थी और हल्ला हुआ था कि आधी कैबिनेट तो जेल में है। वो जो है सो वो तो चले गए भाजपा में। अगर भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा होता तो भाजपा इनको एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरी बात कि
सवाल है कि इधर ही सभी भ्रष्टाचारी हैं या उधर जाके साफ हो जाते हैं। एक हल्की सी बात है, कल मेरे एक बड़े पत्रकार मित्र से बात हो रही थी तो उसी में निकली, हल्की बात है, मैं फिर भी कह रहा हूँ श्रोताओं दर्शकों को शायद थोड़ा ये हो कि भाजपा ने जो नया नारा गढ़ा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो उधर भ्रष्टाचार करो, इधर आके एक हो जाओ, सेफ हो जाओगे। अब बची बात बांग्लादेशियों की। इसमें जो संताल परगना में कुछ लोगों से मेरी बात होती है, तो अगर जैसा कि उन्होंने बताया, अगर जो ये भाजपा नैरेटिव गढ़ रही है कि संताल बांग्लादेशी घुसपैठ, तो वो संताल परगना से ही रिलेटेड है, कोल्हान से वो रिलेटेड नहीं है, छोटा नागपुर से रिलेटेड नहीं है। तो अगर वहां संतालियों के मन में ये बात बोले कि आ रही है, दो चार पत्रकारों ने बताया कि बात होने पे कि भाजपा ये गढ़ रही है कि संताली ये भी सोचने लगे हैं कि भाजपा जो बात ये कह रही है तो हमको ये बता रही कि हम बेटी बेचने वाले हैं। अगर इसका उल्टा नैरेटिव ये गया तो सोच लीजिए भाजपा की स्थिति क्या होगी। तीसरी बात कि भाजपा जो बोलती है घुसपैठ, भाजपा में जो जितने लोग खड़े हैं, चुनाव में खड़े किए गए हैं, खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ये तो खुद ही घुसपैठी हैं क्या? ये तो खुद ही दूसरे दल से आए हुए हैं। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है जिस पे ध्यान कम जा रहा है, चर्चा भी नहीं हुई। प्रधानमंत्री की चर्चा हुई, वहां से आपने शुरुआत करी। प्रधानमंत्री कल आए रांची शहर के एक इलाके में, रातू रोड में, जो कि भाजपा का बहुत गढ़ माना जाता है, और वहां के विधायक लगातार सातवीं बार खड़े हैं, 6 बार जीत चुके हैं। वो मुख्य सचेतक रह चुके हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, वो मंत्री रह चुके हैं। वहां पे प्रधानमंत्री को प्रचार करने जाना पड़ रहा है। बगल की हटिया सीट में 3 बार से एनडीए के पास है, बगल की कांके सीट भी इन्हीं के पास है। वहां पे अगर प्रधानमंत्री को जाना पड़ रहा है तो आप ये सच मानिए कि भाजपा के पेशानियों में बल है, ऐसा नहीं है, वो बहुत निश्चिंत नहीं है। और कोल्हान में हम नहीं कह सकते हैं कि उनको 8-10 सीटें आ जाएंगी। जो लोग खड़े हैं, अर्जुन मुंडा जो अभी खूंटी में लोकसभा चुनाव में खड़े थे तो सारे विधानसभा क्षेत्रों में उनको हार मिली थी, कहीं नहीं जीते थे। इस चीज को आप गौर करिएगा। वही गीता कोड़ा हार गई, जब तक कांग्रेस में रही या अपनी जय भारत समानता पार्टी में रही, जीतते रही, भाजपा में आई, हार गई। तो बहुत मुतमईन नहीं हुआ जा सकता है, कांटे की टक्कर है, इसमें कोई शक नहीं है। और भाजपा जो पहले 2014 में चुनाव के बाद ही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम तो हर दिन चुनावी मोड में रहते हैं, वो रहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत चुनावी मोड में आ गए, ये धीरे गए। रही बात कांग्रेस की जो क्या कहिए, उसकी लस्टम पस्टम चाल तो शुरू से रही है। ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस की सत्ता थी पूरे देश पे या राज्यों में, तब भी वो बहुत एग्रेसिव नहीं होती थी, तब भी ऐसे ही चलती थी। लास्ट आवर में कैंडिडेट देना, लास्ट आवर में कैंडिडेट बदल देना, किसी को भी दे देना। तो इस स्थिति में कांग्रेस का ये है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, अगर जो अभी बात चली, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं एक साथ, कि हेमंत सोरेन के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो और कांग्रेस के प्रति हो, ऐसा नहीं है। होगा तो सबके प्रति होगा, क्योंकि सरकार है, सरकार एक सामूहिक दायित्व है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन इनकी जो क्या कहिए, एक शब्द आप लोग, मैं अक्सर यूज करता हूं, अर्थ शायद समझ में आ जाएगा, कि इनकी जो ढीलाशाही है, ढीला ढाला चलने की, उसके चलते ये परेशानी में। और इन्होंने किया क्या कि ये संगठन पे जोर नहीं दे रहे हैं। मुझको लगता है पूरे भारत में संगठन पे कांग्रेस का जोर नहीं है, वो केवल नैरेटिव के आधार पे अगर जीतना चाहती है तो मुश्किल है। और एक फाइनली बात आप गौर करेंगे, 1 साल पहले की बात है, ज्यादा नहीं, 1 साल पहले की बात है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जो यहाँ के अभी प्रभारी हैं, उस समय वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी संकट में थे। और उनका तारनहार क्या बना था, आपको याद होगा कि दीदी योजना, वही 1000 वाली योजना जो यहाँ पे लागू है। और ये तीसरी बार जा रहे, 2-3 किस्तें मिल चुकी हैं लोगों को, वो बहुत होगा। आप यही महाराष्ट्र में भी शिंदे ने यही अपनाया, वहाँ क्या है, मैं भूल रहा हूँ, वहाँ लाडली बहना या ऐसा कुछ करके उन्होंने किया, लाडली बहना वहां था मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में भी 1500 रुपए में शुरू किए हैं। भाजपा अगर
मुतमईन होती तो हेमंत सोरेन ने जो 1000 रुपए की घोषणा की तो ये 2100 की घोषणा नहीं करते कि हम आएंगे तो 2100 देंगे। और चूंकि सत्ता में थे, थोड़ा टाइम था, लास्ट नहीं चलिए, मैं अगर सीधे शब्दों में आपसे पूछूं, एक लाइन का जवाब चाहूंगा, क्योंकि अब तो आप मान लीजिए कि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, अब तो पहले चरण का वोट होगा। हाँ, अब पहले चरण का वोट होगा। मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं, अगर मैं आप बतौर जर्नलिस्ट आपसे पूछूं इन सब के बावजूद, तो आपको एज किसका दिखता है, ये बता दीजिए। एज तो भाजपा का रहेगा, लेकिन किस हद तक रहेगा ये कहना मुश्किल है। बहुत नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत। अरे 81 सीट पे अगर कोई 41 लाता है और दूसरा 40 लाता है, तो सरकार तो 41 वाले का ही बनेगा ना। 41 वाले की ही बनेगी, लेकिन इनका तो 25 है जी, इनका 25 है। इनका भी कहीं कहीं कट रहा है। ऐसा नहीं है कि 25 का 25 वापस हो रहा है, कट रहा है। झारखंड में, एक लाइन में मैं कह दूं, झारखंड में अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसका एक बड़ा बहुत गूढ़ निहितार्थ आता रहा है कि आधे विधायक तो चुनाव हार जाते रहे, कम से कम आधे। पिछली बार 81 में से 35 या 38 ही जीत के आए थे, बाकी हार गए थे। तो इनके पास भी माइनस पॉइंट्स हैं दोनों का। मतलब एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूंगा माइनस पॉइंट दोनों तरफ हैं। हाँ, कांटे की टक्कर है। बीजेपी जो 25 पे सिमट गई थी, वो थोड़ा आगे बढ़ के वो टक्कर दे रही है, लेकिन जनता क्या सोच रही है ये महत्वपूर्ण है। नेता तो बहुत बोल रहे हैं, नेता बोलने में तो कोई कसर नहीं रख रहे हैं, लेकिन असर क्या होगा, जैसे मैंने कहा ना कि बांग्लादेशी सवाल अगर उल्टा वहां बैठ गया तो फिर भाजपा कहीं की नहीं रहेगी। ऐसे भी नहीं है, वहां की 18 सीटों पे इसके पास 4 सीटें हैं, संताल परगना की 18 में से इसके पास 4 सीटें हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कहीं की नहीं रहेगी, लेकिन सवाल ये उठता है डॉक्टर संजय कि अगर वाकई जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि बेटियों को काटा गया 50 टुकड़े में और उस न्यूज़ को भी बहुत फैलाया गया। दूसरी बड़ी बात है कि कैसे पाकुड़ से लोगों की एंट्री होती है धुलियान होते हुए, वो भी हम न्यूज़ में पढ़ते हैं। और ख़ास तौर पर 90 से 2005 के बीच में ये बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ये बात भी उठ रही है। क्या सवाल ये उठता है कि बीजेपी जिस तरीके से इसको प्रचारित कर रही है, और तीसरी बड़ी बात यह है कि बेरोजगारों को नौकरी देने की बात जो हेमंत सोरेन पिछली बार किए थे, उस वादे को पूरा तो नहीं कर पाए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने अपने कई वादों को पूरा नहीं किया है। फिर भी हेमंत सोरेन फेवरेट हो सकते हैं क्या? और अगर फेवरेट होते हैं तो इसका साफ मतलब ये निकल जाएगा कि वहाँ भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ अगर मुद्दा है तो यह है कि बाहरी बनाम भीतरी, जिस पे हेमंत सोरेन हमेशा खेलते रहे कि कौन झारखंड के बाहर के लोग यहाँ बस रहे हैं और भाजपा उनको बसा रही है। जो CNT एक्ट और तमाम SPT एक्ट की बात करते रहे हैं हेमंत सोरेन। आपको क्या लगता है? आप प्लीज अपनी बात कहें। नहीं, देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को तो कनेक्ट कर दिया गया है आदिवासियों में। अगर उनका डेमोग्राफी संथाल में घटा 16% अगर आदिवासी, उनकी संख्या सीधे सीधे घटते हुए दिखाई पड़ती है, तो ये बातें उनको कनेक्ट करती हैं। रह गई बात वो उल्टा सीधे सोचे, सीधा सोचे, लेकिन इस सच्चाई को तो है कि करीब करीब 100 मुखिया ऐसे हैं जिन्होंने आदिवासी बेटियों के साथ शादी की और मुखिया पति बन के घूम रहे हैं और उनकी योजनाओं का वो लाभ ले रहे हैं, जिसको बीजेपी ने सीधे सीधे उनको इस तरह से नैरेटिव में लाया है, इस तरह से डिस्कोर्स में लाया है जो लोगों को अपील कर रही है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई माटी आपके हाथ से निकल रही है, बेटी आपके हाथ से निकल रही है, आपके हिस्से में क्या है। और कई गांव ऐसे फंस गए हैं। नहीं, वो सारी बात ठीक है, फंस गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, मैं चाहूंगा एक लाइन इस पे चौबे जी भी जवाब दें, फिर मैं आपका जवाब लूंगा। मैं चौबे जी, आप ये बताइए कि क्या आदिवासियों में ये फीलिंग है कि वो हिंदू का हिस्सा है या वो अपने आप को अलग मानते हैं? उनको मुसलमानों से वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। आदिवासी यहाँ के अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। और जैसा इन्होंने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है बांग्लादेशी घुसपैठ का, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्लियर बोलती क्यों नहीं?
नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि कई आदिवासी लड़की शादी करती है मुसलमान में, तो क्या उनके समाज में एक्सेप्टेबल है? क्योंकि हम पढ़ते हैं जमाई टोला, दामाद टोला कई गांव में बस गया, मतलब मूल आदिवासी रहे नहीं और उनकी शादी जिन मुसलमानों से हो गई उनका टोला बस गया। तो क्या ये बड़ा फैक्टर है चुनाव में? लग रहा है कि हमारी संख्या कम हो रही है और हमें अब कुछ करने की जरूरत है। ये तो अभी कुछ खुल के नहीं आया है ऐसा, इसलिए कि अगर खुल के आता तो ये बात लोकसभा चुनाव में भी सामने आती। आप देखिए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 4 महीने पहले की बात। 4 महीने में सब कुछ ये हो गया ऐसा नहीं है। उस समय तो खुल के नहीं आया कुछ भी। 4 ही महीना हुआ ना, 4.5 महीने 5 महीने, उस समय तो कुछ नहीं आया। उस समय भी यही सवाल था। चलिए, अब डॉक्टर संजय आपने जवाब सुन लिया, मुझे लगता है अब आप जवाब देंगे। जी, तो मैं बता रहा हूं कि ये बातें आदिवासियों को कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कनेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब वो चीजों को किस रूप में वो लेते हैं, उसको वोट में तब्दील करते हैं नहीं करते हैं, वो अपने को बीजेपी के साथ जोड़ करके चलते हैं, अपने को इंडिया अलायंस के घटक के रूप में ही देखते हैं, वो एक फैक्टर है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह ने अच्छी फील्डिंग की है जाकर के रांची में या जाकर के झारखंड में, और एक एक नेता एक एक विधानसभा क्षेत्र पर इन लोगों ने ठीक से काम किया। देखिए, जीत और हार तो एक अलग पार्ट है, वो कुछ वोट से कोई जीत सकते हैं, कुछ परसेंटेज का इधर उधर हो जाता है, परिणाम कुछ और हो जाता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने उस क्षेत्र को, और खास करके ट्राइबल सीट, चूंकि पिछली बार मात्र 2 सीट ही बीजेपी जीत पाई थी, तो ट्राइबल सीट जीतने के लिए ये कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आदिवासियों को ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन मैया योजना लेकर के आ रहे हैं तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में चुप है, या वो उस तरह के वेलफेयर स्कीम को लेकर के वो नहीं कह रहे कि हम 2100 और 2500 की राशि नहीं देंगे, किसानों को इतना नहीं देंगे, वो भी कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी जरा भी पीछे हट रही है। लेकिन कोल्हान से लेकर के उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू का जो इलाका है, उस इलाके में बीजेपी के जो संगठन है, और खास करके जो इनका संगठन जो पहले कमजोर पड़ गया था, बनवासी सेवा केंद्र, उसको उन्होंने किनारे कर करके इस बार आरएसएस के भी लोगों को उतारी है मैदान में। संघ के लोग भी एक एक विधानसभा को टारगेट कर रहे हैं। देखते हैं क्या वो ट्राइबल पॉपुलेशन इनसे कनेक्ट हो पाते हैं, नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। ये तो अब क्या है, आज तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, 13 को वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग परसेंटेज में भी बहुत कुछ खुलासा हो जाएगा। लेकिन चौबे जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि जो लोग पिछले चुनाव में भी, या झारखंड का कुछ इस तरह का रहा है कि जो जीते हुए प्रत्याशी होते हैं उसमें आधे से अधिक प्रत्याशी हार जाते हैं। वहां कहीं ना कहीं से वो उस क्षेत्र के विकास को लेकर के अगर निराशा लगती है हाथ जनता को, चाहे वो जिस कम्युनिटी से आते हों, वो ट्राइबल हो, शेड्यूल कास्ट हो, जनरल हो, ओबीसी हो, उनके अंदर में अगर निराशा होती है तो फिर पार्टियां डाइल्यूट हो जाती है और उनके अगेंस्ट में चीजें चली जाती है। तो अगर वो जो लोग जीते हुए हैं उनके खिलाफ में बीजेपी गई है तो सवाल तो उनसे है, और अगर जनता ने उनके खिलाफ में वोट कर दिया तो स्वाभाविक है कि इसके फायदे बीजेपी को मिलेंगे। चलिए, बिल्कुल मिलेंगे। पर एक सवाल और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने चौबे जी कहा कि लास्ट में कैसे गेम चेंजर साबित हुआ जब महिलाओं को राशि बांटी गई। मध्य प्रदेश की बात आपने की। अभी झारखंड में मैया योजना, गोगो दीदी योजना, तरह तरह की बात हो रही है। अभी 500,000 रुपया 21 से 50 साल की महिलाओं को, फिर बीजेपी ने कहा हम 2100 देंगे, फिर इन्होंने कैबिनेट से पास करा दिया हम 2500 देंगे। ये बताइए, ये योजना क्या केंद्रीय योजना पे भारी पड़ रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन इकलौते चेहरा है, इकलौते चेहरा हेमंत सोरेन है, तो क्या कल्पना सोरेन भी बड़ी नेता के रूप में
सामने आई हैं, बाहर आई हैं, जो गांव-गांव में लोगों से, महिलाओं से कनेक्ट कर रही हैं और इसका फायदा इंडिया ब्लॉक को मिल रहा है। मैं आ रहा हूं आलोक जी आपके पास। चौबे जी, ये सवाल मेरा आपसे। जी देखिए, ये जो केंद्रीय योजनाएं हैं और ये जो 100,000 रुपए वाली है, या मान लीजिए बीजेपी आई तो 2100 देगी, या फिर जेएमएम की सरकार आ गई तो 2500 देंगे। इसमें एक छोटा सा सवाल है, अगर बीजेपी सरकार आई तो हेमंत सोरेन के कैबिनेट को फैसले को डाइल्यूट करके 2500 की जगह 2100 देने का साहस करेगी क्या? पहली बात। दूसरी बात कि केंद्रीय योजनाएं जो हैं और उसमें ही हर महिला को मिल रहा है। आप ध्यान दीजिए, 18 बरस से ऊपर की सभी महिलाओं को मिल रहा है, बशर्ते वो सरकारी सेवा में नहीं हो, मतलब उनको अलग बेनिफिट ना मिल रहा हो। तो ये डायरेक्ट जो जा रहा है तो ये डायरेक्ट कनेक्ट तो करता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा सवाल जो है कि अब मैं भूल गया, आप दूसरा सवाल क्या था? कल्पना सोरेन कितनी बड़ी नेता बन के उभरी? कल्पना सोरेन नो डाउट, मतलब बिना किसी हिचक के कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन हेमंत, मतलब भाषण देने में, फैक्ट्स करने में, उनकी जो प्रस्तुति है, लोगों से खासकर महिलाओं से मिलने में, कल्पना सोरेन ने अद्वितीय क्षमता दिखाई है। उस स्ट्रेचर का कोई नेता अभी झारखंड में नहीं है, बाहर में भी बहुत कम मिलेंगे आपको, इसलिए कि वो तो मार्च से नेता बनी, उसके पहले तो वो घर में थी, चारदीवारी में कैद थी। तो 8 महीने में जो उसका कल्पना सोरेन का जो रूप आया है, वो अगर ये बरकरार रहा तो आगे जाके वो बहुत बड़ी नेता बनी। आलोक वत्स जी, आप सुन रहे हैं चौबे जी को, अगर कल्पना कनेक्ट कर रही है जिस तरीके से, और साथ में मैया योजना 1000 रुपया दिया जा रहा है और ये 2500 दिया जाएगा, भाजपा 2100 देने के लिए तैयार है, तो कुल मिला करके अगर आधी आबादी को हेमंत सोरेन ने साध लिया तो ये तो बीजेपी को लेनी का देनी पड़ जाएगा। कल्पना सोरेन की काट है क्या बीजेपी के पास झारखंड में? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि कल्पना सोरेन की काट बीजेपी के पास किसी महिला के रूप में है? देखिए पंकज भाई, अभी जिस तरीके से प्रतिद्वंद्वा के चक्रव्यूह में लोग बढ़ा रहे हैं चीजों को, घटा रहे हैं चीजों को, सिलेंडर का दाम घटा रहे हैं, पैसा देने को बढ़ा रहे हैं, तो मेरे अंदर एक बड़ी तीव्र इच्छा जागृत हो रही है कि साल भर में 2-4 बार चुनाव हो जाए उसी जगह पर, जैसे झारखंड में अभी हो रहा है ना, फिर हो जाए 6 महीना के बाद, फिर हो जाए 6 महीना के बाद। तो जितना सामान है अपने उपयोग का वो लगभग फ्री हो जाएगा और हाथ पर हिलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? क्या सरकारें इसलिए इलेक्ट की जाती हैं कि आप हमको फ्री बी में सिलेंडर दीजिए, जेबी में पैसा दीजिए, अनाज दीजिए पेट में भरने के लिए? ये सरकार बनाने के जिनके लिए सरकार बनाई जाती है, उससे हम लोग सारे पार्टी अलग हो गए हैं। हम लोग तो अब खरीद बिक्री कर रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर मानिए कि अभी झारखंड में, जितना मैंने झारखंड के बारे में चौबे जी से सुना है, आशुतोष जी से और संजय जी से, जो मैंने वहां पर थोड़ी जो मेरी ज्ञान कम थी वो जो प्राप्त किया है, तो अभी फ्रंट रनर हेमंत सोरेन है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और कल्पना सोरेन का कोई काट नहीं है। किसी दल के पास उस नेत्री का अभी काट नहीं है। वो बहुत कम समय में बहुत बड़े रूप में उभर के जनता के सामने आ चुकी है। अब बीजेपी जिन फैक्टरों पे काम कर रहा है, जैसा कि डॉक्टर संजय ने कहा, अगर वो क्लिक कर गया वहां, और चौबे जी ने कहा कि वो एंटी भी क्लिक कर सकता है, तो ये सब अभी गर्त में है, ये देखना बाकी है। लेकिन अगर उसने 13 से अपनी टैली बढ़ा ली 28 सीटों में और कांग्रेस अपनी टैली 16 से कम पे आ गई, तो बीजेपी थिनर एज से सरकार बना लेगी, ये मैं मानता हूं। अन्यथा हेमंत सोरेन को सरकार बनाने से अभी की स्थिति में कोई नहीं रोक सकता। नहीं, पर एक बड़ा सवाल यह भी आशुतोष जी कि बीजेपी के खिलाफ 30 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी, अब जैसे देखिए पूर्णिमा साहू उतर गई हैं, रघुवर दास की बहू हैं, तो उस सीट पर वो बीजेपी के नेता का क्या होगा जो वहां लंबे समय से काम कर रहे होंगे? हुसैनाबाद में स्थिति वही है,
जमशेदपुर पूर्व में स्थिति वही है, गुमला में स्थिति वही है, और कई सीटों पर जयराम महतो की पार्टी भी नुकसान कर सकती। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, साथ में उनकी मैया योजना, बीजेपी का बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होना, और चौथी बड़ी बात, नेता को बीजेपी जब ज़्यादा इंपोर्ट करने लगती है तो नेता तो जुड़ जाते हैं झुंड में, लेकिन जनता नहीं आ पाती है। और ये परिणाम हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, तो झारखंड में क्या कुछ वैसा हो सकता है क्या? झारखंड में बीजेपी को झटका लग सकता है क्या? आशुतोष जी, आशुतोष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप आशुतोष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। हाँ। देखिए, आप जो कह रहे थे, ये चुनाव के समय में कमोबेश हर पार्टी में ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है। हम लोग अक्सर लंबे समय से ये देखते आ रहे हैं कि चुनाव के वक्त में कई कार्यकर्ताओं की अवहेलना कर दी जाती है, क्योंकि शायद उस वक्त राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि जो नामी चेहरे हैं या जो नामी लोग हैं या जिनके पास संसाधन है वो बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें चुनाव में उतार दिया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बातें किसी कार्यकर्ता के रूप में अगर हम लोग देखें तो एक पीड़ादायक होती है। और अगर कोई कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता है या पुराना कार्यकर्ता है, पार्टी के प्रति वफादार है, उसे निश्चित तौर पर मौका मिलना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम सेंटिमेंट से इतर अगर दूसरी बात करें तो इस बार जो झारखंड के चुनाव को लेकर अभी जो बातें चल रही थी कि भाजपा के पास एज नहीं है, ठीक है, एज है या नहीं है हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन चुनाव में निश्चित तौर से आदिवासी मूल की जो समस्या है उसे लेकर जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। और एक बात अगर हम हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी कह रहे थे कि बहुत प्रभाव कोल्हान पे नहीं पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात की ओर और इशारा करना चाहता हूं, शायद उस ओर जो हम लोग अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कि इस बार चुनाव में आपने देखा होगा कि जो नक्सली जो हैं वो बौने साबित हो रहे हैं। और खास तौर से जो पहले फेज में भी जो चुनाव हो रही है, अगर हम कोल्हान की ही करीब 7 सीटों की बात करें तो पूरी तरह से वहां पर नक्सल का जो प्रभाव है बहुत ही सिमटता हुआ दिख रहा है ना। अगर हम किसी भी सीट की बात करें, डुमरिया के जंगलों से लेकर सरंडा तक की बात करें, तो प्रत्याशियों के जो वाहन है वहां पर जा रहे हैं और लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की देन है। अमित शाह लगातार जो है वो नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए उन्होंने कई मीटिंग्स की। आपने देखा होगा कि हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हेमंत सोरेन भी वहां पर जाते रहे। वहीं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो आदिवासी हैं या जो जनजाति हैं उनकी जो समस्याओं को दूर करने के लिए और उनकी पीड़ा को खत्म करने के लिए भाजपा जो तत्पर है। अगर हम बात करें हेमंत सोरेन सरकार की, और हम अगर ये कह दें कि भ्रष्टाचार को कोई मुद्दा, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना करे, कांग्रेस ही करे या राजद करे या कोई भी पार्टी करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा करे, हम उसकी खिलाफत करेंगे, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जिस तरीके से जेएमएम चुनाव में जा रही है और 17 साल बनाम 5 साल के लिए वोट मांग रही है, और वो ये भी कह रही है कि जिस तरीके से उन्हें गलत फंसाया गया, उन्हें जेल में डाला गया, चलिए ठीक है, वो गलत सही क्या है वो तो एक अपने जगह पर है, लेकिन जनता क्या परसीव कर रही है ये इम्पोर्टेंट है। गलत सही तो बहुत कुछ होता है, पर इसीलिए तो चूंकि जनता उस तरीके से परसीव नहीं कर पाती, लड़ने वाले नेता अगर मैसेज ठीक से नहीं कर पाते, तो जनता फिर जिसको अच्छा समझती है उसको वोट करती है, और वही होता है। अब जैसे देखिए, बीजेपी कह रही है 35 आदिवासी महिलाओं को डाइन बता करके मारा गया। एक आंकड़ा दे रही है कि महिलाओं से रेप की 16,000 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी है। श्याम किशोर चौबे जी, क्या ये सब मुद्दे हैं क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये 35 आदिवासी महिलाओं को काटना, मारना, डाइन बता के मारना, कईयों को मुस्लिम युवक द्वारा काट दिया जाना, ये सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या ये आदिवासियों में मुद्दा है क्या? मैं आदिवासी बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 28 सीटें
26% आबादी तय करती है कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। ठीक 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 बात, आपका सवाल जायज है, आपकी जिज्ञासा जायज है। झारखंड में खासकर ट्राइबल बेल्ट्स में डायन प्रथा वाली, डायन और ओझा गुनी वाली प्रथा पुरानी है। ये जो मारा गया ये सवाल तो है, लेकिन क्या सवाल है कि 2000 से अब तक या 2000 के पहले तक ऐसा नहीं होता था क्या? हमेशा होता है। अभी कुछ मतलब ठीक से ईस्वी सन तो मुझको याद नहीं है। झारखंड एकदम मैं बता रहा हूँ, रांची जो राजधानी है और इससे एकदम सटी हुई जगह है मांडर, यहाँ पे शायद 4-5 वर्ष या 5-6 वर्ष पहले ऐसा 17 या 18 लोगों की हत्या हो गई थी यही डायन प्रथा में। ये उन्होंने अभी आशुतोष जी ने सवाल उठाया नक्सलियों का, तो नक्सलियों का मामला जो बताए, जो पोजीशन है वो 2019 के चुनाव तक लगभग सही हो गया था। उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव में भी था। ये नहीं, देखिए सवाल ये है कि मुद्दे तो ये गढ़ते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, सभी दल बनाते हैं। जो वोटर है वहां तक क्या जाता है, मुख्य सवाल ये है वोटर किस चीज को परसीव करता है और उस पर काम करता है, मुख्य चीज ये है। और ये समझना बहुत आसान नहीं होता है। हाँ, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था, परसों जो वोटिंग होगी और जो उसका वोटिंग पैटर्न होगा वो बहुत कुछ बता देगा। अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा, इसलिए कि डर दोनों तरफ है। डर अगर नहीं होता तो प्रधानमंत्री रांची शहर में और जमशेदपुर जैसी जगहों पे वो ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगर सीधा सीधा सवाल पूछूं, चंपई सोरेन जीत रहे हैं क्या? सीपी सिंह जीत रहे हैं क्या? सीपी सिंह जीत रहे हैं क्या? रामेश्वर उरांव जीत रहे हैं क्या? बड़ा सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। सरयू राय जीत रहे हैं क्या? सरयू राय जीत रहे हैं क्या? ये सारे सवाल बहुत सीधा सीधा पूछ रहा हूं। ये 4 बड़े नाम हैं, ये बता दीजिए इन लोगों की स्थिति क्या है? गीता कोड़ा जीत रही हैं क्या? ये सारी सीटें फंसी हुई हैं। सारी सीटें फंसी हुई हैं। अगर नहीं फंसी होती तो प्रधानमंत्री को यहां रैली करने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए, डॉक्टर संजय आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत क्लोज कंटेस्ट है और फाइट बहुत क्लोज है और अपने तरीके से बीजेपी ने भरपूर कोशिश की एक नैरेटिव बनाने की और सरकार की कमियों को गिनाने की। वहीं पर हेमंत सोरेन का चेहरा और कल्पना सोरेन का आना मैदान एक मजबूती दे गया, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को। कांग्रेस उन्हीं की नैया पर सवार होकर के पार लग जाएगी या नहीं लग जाएगी अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, हेमंत सोरेन एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित हो गए हैं झारखंड में और उनकी स्वीकारिता बन गई है, जो इस चुनाव में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। उनके जेल जाने के बाद भी, उनके निकलने के बाद भी रह गई बात कि बीजेपी ने अपने संगठन से लेकर के और अपने कार्यकर्ताओं पर पूरी ऊर्जा लगाई है। आने दीजिए ना वोटिंग परसेंटेज। चलिए ठीक है, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। विश्रामपुर और छतरपुर में जेएमएम और आरजेडी की फ्रेंडली फाइट है, इसका असर होगा? नहीं, विश्रामपुर और छतरपुर में हाँ नहीं, कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम ये है नहीं, वहां जेएमएम तो नहीं है ना। हाँ, विश्रामपुर में आपका आरजेडी और कांग्रेस है और यहाँ पे क्या बोलते हैं छतरपुर में कांग्रेस, छतरपुर में भी आरजेडी कांग्रेस है। वो फ्रेंडली फाइट है और वो सीटें बहुत आशानुकूल नहीं है, मैं कह रहा हूं। चलिए, कुल मिलाकर के इस डिबेट से एक बात बड़ी साफ हो रही है कि जेएमएम कमजोर नहीं है। जेएमएम ने अपनी योजनाओं से भी केंद्र सरकार की योजनाओं को करारा जवाब दिया और इसलिए बीजेपी के दिग्गज नेता उतरे हुए मैदान में कांटे की टक्कर है। लेकिन इंडिया गठबंधन के पक्ष में अगर कोई चीज जाता है तो वो है कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी। लेकिन इंडिया गठबंधन के विपक्ष में जाता है कुछ चीज तो वो है कांग्रेस की कमजोरी।
तो सवाल यह उठता है कि अगर इंडिया गठबंधन हारती है तो यह माना जाएगा कि कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से इंडिया गठबंधन हारी है, मुद्दे के अभाव में इंडिया गठबंधन की हार होती है। और बीजेपी जीतता है तो उसकी बड़ी वजह यह मानी जाएगी जबरदस्त कैंपेन और साथ ही साथ कांग्रेस का कमजोर होना भी बीजेपी के पक्ष में जाता है। बिहार की बात में इतना ही। श्याम किशोर चौबे जी, आलोक वत्स जी, डॉक्टर संजय कुमार और आशुतोष कुमार, आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।